पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के विशेष आर्थिक पैकेज को बिग जीरो करार दिया है। ममता बनर्जी ने निर्मला सीतारमण पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी घोषणाओं में ऐसा कुछ नहीं कहा जो आम जनता को फायदा पहुंचाता हो। उन्होंने कहा इस पैकेज में राज्यों के लिए कुछ नहीं है, यानी किसी राज्य को 1 रुपया नहीं मिला है, इसलिए ये बिग जीरो है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने खपत बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और ना ही पब्लिक स्पेंडिंग यानी सरकारी खर्च बढ़ाया है, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर आम जनता की आंखों में धूल झोंकी है। सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि इस पैकेज में गरीब और बदहाल नागरिक के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारों मजदूर पैदल घर पहुंचे हैं और हजारों आ रहे हैं, लेकिन इस पैकेज में उनके लिए कुछ नहीं है, ना ही गरीब तबके के लिए सीधे पैसे हाथ में देने के लिए कुछ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को बदहाल स्थिति में ढकेल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 41 करोड़ लोगों के खातों में 52,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। 18,000 करोड़ का फायदा पहले ही टैक्स पेयर्स को दिया जा चुका है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए उठाए गए 6 कदमों को बताया, जिसके तहत बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। परेशानियां झेल रही एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनपीए वाले एमएसएमई को भी लोन दिया जाएगा। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ निवेश या 5 करोड़ के टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर छोटे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15,000 से कम सैलरी वालों का अगस्त महीने तक ईपीएफ का पैसा केंद्र सरकार देगी। कंपनियों कर्मचारियों को 12% के बजाय 10% पैसा ईपीएफ में देना होगा। 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे। इसके अलावा हाईवे रेलवे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे लोगों को वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि जो उद्यम बेहतर कामकाज कर एमएसएमई की तय परिभाषा से आगे निकल जाएंगे, उन्हें उसके बाद भी उसका फायदा मिलता रहेगा। पहले सूक्ष्म उद्यम के लिए 25 लाख रुपए के निवेश की सीमा थी, अब 1 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली कंपनियों को भी सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो माना जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का हो जाने पर भी सूक्ष्म उद्यम का लाभ मिलता रहेगा। ये उत्पादन और सेवा दोनों ही तरह की कंपनियों पर लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहद अहम कदम उठाते हुए आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ा दी है, यानी आपको आईटी रिटर्न भरने में अतिरिक्त समय मिलेगा। उस समय तक रिटर्न भरने और उस समय तक आयकर भरने पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं भरना होगा। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 7 तरह के भत्तों पर कैंची चला दी है। इसमें पुलिस विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना संकट के कारण सामने आई आर्थिक मुसीबतों का सामना कर रही उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से वह साल भर में कम से कम 1500 करोड़ रुपए बचा पाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने इन भत्तों को 1 साल तक के लिए रोक दिया था, लेकिन समीक्षा करने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर इन सभी भत्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पीएम मोदी द्वारा लोकल के लिए वोकल होने और स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील के बाद गृह मंत्रालय ने इस दिशा में एक बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ की कैंटीन पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। यह आदेश देश भर की सभी कैंटीनों पर 1 जून से लागू होगा। एयर इंडिया 19 मई से विशेष विमान सेवा शुरू करने जा रही है। जिस तरह रेलवे ने लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे लोगों के लिए ट्रेन सेवा शुरू की है, ठीक उसी तर्ज पर एयर इंडिया भी लोगों को घर तक पहुंचाएगी। यह सेवा 2 जून तक जारी रहेगी। यात्रियों को टिकट का किराया खुद ही देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में कोरोना के मामले 75,000 को पार कर गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2440 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोपहर को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 74,281 हो गए हैं। वहीं 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 24,385 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मामले 47,480 हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 359 नए मामले सामने आए, जबकि 20 लोगों की इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से मौत हो गई। इसी के साथ राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,998 हो गई है। वहीं इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 106 तक पहुंच गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर 2,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या 42,62,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या 82,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 13,69,000 से ज्यादा है। रूस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,32,000 से ज्यादा है। इसके साथ ही रूस अब ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़ते हुए कोरोना संक्रमण के लिहाज से दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि अब तक रूस में कोरोना से 2,000 से ज्यादा मौतें ही हुई हैं। ब्रिटेन में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 40,000 से ज्यादा हो गया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार ब्रिटेन और वेल्स में 9 मई तक कोविड-19 से जुड़ी 35,044 मौतें दर्ज कराई गई। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मामलों को जोड़कर यूके में मौतों का आंकड़ा 40,496 हो गया है। इसके अलावा संक्रमितों की संख्या 2,27,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।